नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके बड़े चैनल पर। दोस्तों आज का सीरीज बेहतरीन होने वाला है आप लोगों के लिए दोस्तों, क्योंकि आज का सीरीज में और भी जोश दिखाने की आवश्यकता है। आप लोग पूरे जोश के साथ पूरे वीडियो को देखिए दोस्तों। आज जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिया है ये सारे क्वेश्चन आपके लिए एक चैलेंज है। अब तक दोस्तों आप लोगों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले 3 प्रैक्टिस सेशन में। और दोस्तों जो भी पहली बार आज मेरे सेशन को देख रहे हैं वो इससे पहले जाकर के 3 सेशन को जरूर देख लेंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें कि आप लोगों को परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप पूरे क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, फिर आप अटेम्प्ट करेंगे और फिर पूरा आप इसी हिसाब से पूरे वीडियो को आप देखेंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा, यानी इस प्रकार का जो चर्चा हो रहा कक्षा में, वो क्या दर्शाता है? ऑप्शन पहला है, अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। सेकंड कहता है, कक्षा में गर्मा गर्मी वाली बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। नंबर 3 दोस्तों कहता है, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। चौथा कहता है कि उपेक्षा की जानी चाहिए। उपेक्षा की जानी चाहिए। दोस्तों उपेक्षा मतलब होता है उसका बहिष्कार करना, क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरे को परेशान करती है। तो आपके हिसाब से उसका उत्तर क्या होना चाहिए आप देख चुके हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का उत्तर होना चाहिए दोस्तों 3 नंबर। देखिए 3 नंबर दोस्तों क्या कहता है कि कक्ष में अगर इस तरह के वाद विवाद को रखते हैं तो उससे क्या होता है कि सारे बच्चे एक दूसरे के जो तर्क हैं, उसके विचार हैं, वो सुन पाते हैं और इससे वो लोग दोस्तों क्या होता है, प्रोत्साहित होते हैं कि हम और भी कुछ अच्छा हम लोग विचार रख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब दोस्तों लेते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या है। यानी अगर किसी बच्चे का आंकड़ों को लेकर के या उसके आकलन को लेकर के आपको विश्लेषण करना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए पहला बोल रहा है कि वर्ग पहेली, सेकंड बोला कि सर्वेक्षण आधारित परियोजना देना है, सेकंड बोला कि प्रश्नोत्तरी मतलब प्रश्न पूछना है, उत्तर उससे जो है मांगना है आपको। चौथा बोला दोस्तों कि भूमिका निर्वाह मतलब रोल प्ले करना है, यानी कि आपको नाटक करना है, रोल प्ले करना है। तो आप बताइए आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या होना चाहिए। उत्तर मार लिए आप लोग। देखिए इसका जो उत्तर दोस्तों होगा वो होगा सर्वेक्षण आधारित परियोजना। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बच्चे के आंकड़ों को लेकर के क्या समझ है, उसका विश्लेषण वो कैसे कर पा रहा है, शिक्षक को इसका करना है आकलन। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर्वेक्षण संबंधी करना पड़ेगा आपको परियोजना, जिससे सर्वेक्षण कर पाए, आप इन्वेस्टिगेट कर सकें, समझ सके भाई कि वो बच्चा कितना समझा और कितना नहीं समझा। इससे आप क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, सर्वे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसके ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आप अच्छे से समझ के पढ़िए, उसके बाद आप इसका उत्तर करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बहुत ही छोटे हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसको ध्यान से पढ़िए। दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि उषा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने भिन्न रंग वाले कुछ 20 कंकड़ लिए और उनसे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा। जिन आंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए, तो सोचिए कि उसमें उषा जो है क्या है, उषा उस चीज़ में क्या चीज़ अच्छी है, कि क्या वो श्रव्य विद्यार्थी अच्छी है, या को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है, या चाक्षुष विद्यार्थी है, या कायिक गणित विद्यार्थी हैं, कायिक गतिक विद्यार्थी हैं। तो आप इन सबको हम आपके सामने जो है देखिए कुछ चित्र लगाए हुए हैं, आप इसको देख के समझ सकते हैं कि ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों इसके जो ऑप्शन है इस अनुसार से ध्यान देना पड़ेगा कि कुछ वो छांट पा रही है, कुछ वो छांट नहीं पा रही है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो शिक्षक है उसको व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की आवश्यक है, ताकि वह उषा जो स्टूडेंट है उसको अच्छे से सम और विषम का ज्ञान अच्छे से हो सके। ठीक है, इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका जो है कक्षा 5 से जुड़ा हुआ है।
क्वेश्चन कहता है कक्षा 5 के विद्यार्थी समस्या 1/2 को भाग करने बोला गया है 1/3 को सही तरीके से हल कर सकते हैं, यानी 1/2 को 1/3 से अच्छे से वो हल कर सकता है, लेकिन वे इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते थे कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं। देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन दिया कि आधे केक में कितने 1/3 केक के टुकड़े हैं, तो इसको जो है वो करने में सक्षम नहीं है। इसका कारण क्या है, वह विद्यार्थी को किस चीज में दिक्कत हो रहा है, वही आपको उत्तर लगाना है। दोस्तों पहला ऑप्शन है भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई है। बोलता है विद्यार्थी इन दो समस्याओं की गणितीय तुल्यता को समझने में योग्य नहीं है। फिर दोस्तों कहता है कि विद्यार्थियों को भाषा विषय का बहुत खराब है उसका। फिर चौथा है समस्या कक्षा 5 के लिए उच्च कठिनाई स्तर की है। दोस्तों ऐसा नहीं है, भिन्न का जो सवाल होता है वो क्लास 4-5 के लिए बिल्कुल सही है। तो चौथा ऑप्शन दोस्तों ऐसे ही कट गया। विद्यार्थी को भाषा विकास बहुत खराब है। दोस्तों भाषा विकास में इसमें भाषा विकास तो है, लेकिन भाषा विकास के साथ साथ देखिए क्या किया गया होगा कि जब शिक्षक भिन्न को पढ़ा रहे होंगे, जब भिन्न की संक्रिया सिखा रहे होंगे उसको, तो उस समय उस भिन्न के संदर्भ में और भी अन्य एग्जाम्पल लेकर के उसको नहीं समझाया गया होगा, इसलिए इसको जो है ऐसे सवाल बनाने में मुश्किल हो रहा है। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से मैं इसको उत्तर 1 की ओर आपको जाने के लिए बोलूँगा कि भाई उत्तर 1 लगाइए कि भिन्नों पर संक्रियाएं बिना संदर्भीकरण और भाषा सहायता के पढ़ाई गई है, यानी भिन्न जब पढ़ाया गया होगा तो उसमें भाषा संबंधित क्वेश्चन को नहीं कराया गया होगा, या भिन्न को जो है सामान्य जीवन से जोड़ करके उसको नहीं सिखाया गया होगा कि किस संदर्भ में हम प्रयोग कर सकते हैं, कैसे नहीं प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि वह बच्चा भिन्न को अच्छे से समझ नहीं सका। तो भिन्न के सिंपल क्वेश्चन को तो सॉल्व कर दिया, लेकिन जब भिन्न किसी शाब्दिक प्रश्न में जुड़ करके आ गया तो वह उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों एक केक में जो है आधे केक है, यानी आधा बने 1/2 और उसमें कितने 1/3 हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों 1/2 को 1/3 से ही भाग करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है भाषा में जोड़ दिया गया तो बच्चा सीख नहीं पाया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल देखिए आपके सामने है, और ये सवाल भी आपका वैन हीले से संबंधित है। आप देख रहे हैं कि जितने भी सेशन अब तक आपके सामने रखा गया है, हर सेशन में वैन हीले से और एनसीएफ से सवाल जरूर रह रहा है। तो आप वैन हीले को अच्छे से समझ लीजिएगा। पिछला जो सेशन आपको कराया गया था परसों, उस सेशन में दोस्तों हम लोगों ने वैन हीले को बहुत अच्छे से समझा था, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो जो लोग वैन हीले को नहीं पढ़े हैं, आप पिछला सेशन देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, सेशन 2 लिख करके दिया गया होगा, 3 लिख करके दिया होगा, आप उसको अच्छे से देख लीजिए, वैन हीले को समझ लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। तो बताइए कि वह इसमें से किस स्तर पर है। अनौपचारिक निगमन स्तर पर है, 2 है कि निगमन स्तर पर है, 3 है कि चाक्षुषीकरण स्तर पर है, या चौथा है कि विश्लेषणात्मक स्तर पर है। आप लोग पहले इसका उत्तर कर लेंगे, फिर आपको हम समझाएंगे कि इसमें कौन सा उत्तर होगा और कौन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जिसका भी उत्तर 4 आ रहा है, 4 नंबर जिसका उत्तर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ऐसा क्यों होगा। देखिए अनौपचारिक निगमन दोस्तों क्या होता है कि उसमें बच्चा क्या करता है ना कि वो जो है सिर्फ अपने अनुभव से, अपने जो है सोच से वो किसी चीज को जोड़ देता है। जैसे आप बोलेंगे मान लीजिए कि आयत, तो आयत को दोस्तों क्या वो खिड़की से जोड़ देगा। बोलेगा दरवाजा का आकार भी आयताकार के रूप में है, तो वो दरवाजा को आयताकार के रूप में समझाने का प्रयास करता है। तो दोस्तों ये क्या करता है, इसमें होता है कि वह जो है अनौपचारिक रूप से वो कह सकता है कि एक आयत जो है वो वर्ग भी है और एक वर्ग जो है वो समचतुर्भुज भी है, क्योंकि सबके भुजाएं समान हैं, 4-4 हैं, तो भाई उसका जो है सब मान सेम सबको हम कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के संबंध को स्थापित करने में ये सक्षम है, यानी यहाँ पे बच्चा विश्लेषण कर पा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा नियम के हिसाब से नहीं, यहाँ पे नियम लगाया नहीं, इसमें क्या दोस्तों क्या किया, केवल आकृति खींचा गया, आकृति खींच लिया और देखा कि ऊर्ध्वाधर कोण जो है, यानी एक कोण के ऊपर जो कोण है वो दोनों आपस में क्या दोस्तों समान है। तो ऊर्ध्वाधर कोण को समान करने के लिए उसने क्या किया, चित्र को खींचा है, प्रूव नहीं किया है। अगर ये प्रूफ किया होता दोस्तों तब यहाँ हम बोलते निगमन स्तर पर है, लेकिन प्रूफ नहीं करके बता रहा है तो क्या लिखेंगे, विश्लेषणात्मक स्तर पर है। इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों जो 3 दिया है
चाक्षुषीकरण मतलब होता है केवल देख करके समझ जाना, उसका वर्गीकरण कर देना, मैंने अलग अलग कि ये वृत्त है, ये आयत है, ये वर्ग है, ऐसे कर पाना दोस्तों होता है चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण स्तर पे होता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ के उत्तर करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है कि कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है, यानी अलग अलग प्रकार से चतुर्भुज को डिफाइन करने के लिए कहती है। तो शिक्षिका का उद्देश्य क्या है? अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला कहते हैं दोस्तों कि सभी परिभाषाओं को कंठस्थ करने में शिक्षिका की सहायता करना। दोस्तों जहां गणित में कंठस्थ आ जाए काट देना है। सेकंड, परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को व्याख्या करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। दोस्तों यहाँ समस्या की बात ही नहीं है, यहाँ बात तो परिभाषा को समझाने की बात है। तो समस्या माने कि अभी हम तो क्वेश्चन में गए ही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। 3 कह रहा है कि विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में विद्यार्थियों की सहायता करना। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज की परिभाषित करने के लिए कहती है, तो ये खोजने की बात नहीं है, यहाँ खोजने के नहीं कहा गया, यहाँ कहा गया कि भाई इसको समझ को डेवलप करना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4 क्या बोला गया है, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में यानी अलग अलग कंडीशन से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना। अब आप सोच के देखिए कि अगर आप किसी एक चीज़ की परिभाषा अलग अलग प्रकार से दे सकते हैं तो आप उस चीज़ को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप कह रहे हैं कि भाई जो रोटी है वो भी वृत्त है, आप कह रहे हैं कि जो गेंद है वो भी एक वृत्ताकार के आकार में आप कह सकते हैं, 3D के नहीं अगर 2D के हिसाब से। तो आप ये दर्शाना चाह रहे हैं कि अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, जैसे कि चूड़ी ले लेते हैं, चूड़ी हो गया, कड़ा हो गया, सिक्का हो गया, आप अगर इसको वृत्त के रूप में दर्शा पा रहे हैं तो ये आप सिखाना चाह रहे हैं कि अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में वृत्त की क्या क्या परिभाषा कैसे हम दे सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आप इसका 4 के साथ चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब इसको पढ़िए और इसका उत्तर करिए। हम भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आप तब पढ़ के इसका उत्तर करके बैठिए। तो ये क्वेश्चन कहता है किन 2 संख्याओं को गुना करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा, यानी कौन सी 2 संख्या को गुना करें दोस्तों कि उसका फल क्या मिलेगा, हमको 24 मिलेगा। तो ऐसे कई सारे हैं, 6 गुने 4, 8 गुने 3, 12 गुने 2, ऐसे कई है ना। तो इसका मतलब दोस्तों देखिए ये क्या हो गया, मुक्त अंत वाला सवाल हो गया। तो ऑप्शन पढ़ने काम ही नहीं है इसमें। देखिए क्या बोला है कि ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों बोला है कि मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि इसके 1 से अधिक उत्तर हैं। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए चौथा दोस्तों दिया हुआ है कि बंद अंत वाला सवाल। देखिए बंद अंत क्या होता है, खुला अंत क्या होता है, उस ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर यदि किसी भी सवाल का 1 से अधिक उत्तर हो रहा है उसे हम खुला अंत वाला सवाल कहते हैं, लेकिन किसी एक प्रश्न का केवल 1 ही उत्तर आ रहा है उस दोस्तों कहते हैं बंद अंत वाला प्रश्न। जैसे आपसे कहा जाए कि 5 में 3 जोड़िए तो क्या प्राप्त होगा, दोस्तों ये एक बंद अंत वाला है। लेकिन आपसे पूछे कि 8 में 8 प्राप्त करने के लिए किन 2 अंकों को जोड़ना है, तो 6 2 भी हो जाएगा, 5 3 भी हो जाएगा, 4 4 जाएगा, 1 7 हो जाएगा, ऐसे कई मान आप लिख सकते हैं। तो वहां बोलेंगे उसे हम मुक्त अंत वाला सवाल। इसका दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा, मुक्त अंत वाला सवाल ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों इसी क्रम में आपके सामने एक सवाल है जो कि बहुत ही आसान है। आप इस क्वेश्चन को पढ़े हुए हैं, जो भी हमसे गणित की अवस्था चैप्टर पढ़े हुए हैं, आप इस क्वेश्चन को आराम से बना पाइएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 को लिखता है 2 + 2 अथवा 4 को लिखती है 1 + 3। तो वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था में है? ऑप्शन नंबर 1 गुणनखंडीय अवस्था, नंबर 2 संक्रिय अवस्था, नंबर 3 परिमाणात्मक अवस्था, नंबर 4 विभाजनात्मक अवस्था। दोस्तों बताइए, आप इसका उत्तर जानते होंगे, इसका ऑप्शन बताइए क्या होना चाहिए उत्तर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि संक्रिय अवस्था देखिए क्या कहता है दोस्तों कि जब आप किसी संख्या को अलग अलग स्थिति से तोड़ सकते हैं तो इसे हम कह सकते हैं कि संक्रिय अवस्था। ठीक है, ये आपका संक्रिय अवस्था है जिसमें आप किसी भी एक संख्या को अलग अलग स्थिति से तोड़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब आपके सामने जो सवाल है ये आपका चैप्टर जुड़ा हुआ है गणित के साधन।
गणित के शिक्षण के साधन से जुड़ा हुआ है। यानी गणित को पढ़ने में हम लोग किन किन साधनों का प्रयोग करते हैं, इसमें से कई साधन को आपको पहले ही सेशन में आपको हम दिखा चुके हैं बाकायदा आकृति के साथ। तो आप इस क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़िए। दोस्तों कहता है कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों कोमा उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण क्या है? ऑप्शन ए श्याम पट का तल। दोस्तों श्याम पट कुछ और नहीं, बोर्ड है, स्लेट है, ठीक है। फिर दोस्तों कहता है कि जियो बोर्ड। नंबर 3 है 3D सॉलिड्स के नेट्स, और चौथा है क्यूब्स, ठीक है। तो आप बताइए इसका उत्तर कि दोस्तों क्या होना चाहिए, कि श्याम पट होगा, जियो बोर्ड होगा, कि 3D सॉलिड्स होगा या क्यूब्स होगा? तो आप में से कई लोग उत्तर लगा चुके होंगे। इसका दोस्तों उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 जियो बोर्ड। देखिए जब भी कभी कोई आकृतियों के लंब किनारे उसके परिमाप को बताने की बात होगी तो दोस्तों वो देखिए जियो बोर्ड होगा। जियो बोर्ड आपको दिख रहा होगा। जियो बोर्ड में क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग आकृति को रबड़ के हिसाब से देखिए बनाया हुआ होगा, उसके किनारे हम आराम से माप सकते हैं, उसके जो है लंब को माप सकते हैं, लंबाई को हम आराम से माप सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपके सामने, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप सबों के लिए चैलेंज है कि आप इस क्वेश्चन को बनाएं, और जो इस क्वेश्चन को बना लेंगे समझ जाएंगे कि आपको पेडागोजी का बहुत अच्छा से ज्ञान धीरे डेवलप हो रहा है आपके अंदर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। सवाल क्या है, यहाँ 4 खंबे हैं जिसका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 235 सेंटीमीटर है। फुल स्टॉप। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? दोस्तों जब भी कभी ऐसा दिया रहे, कई खंबे हैं, कई पोल दिए हुए हैं और उसको बराबर टुकड़ों में काटना है, ध्यान दीजिएगा, आपको हम पढ़ाए थे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम दोस्तों कटता है, एचसीएफ काटता है। तो यहाँ टुकड़ों में काटने की बात हो रही है, क्या निकालेंगे आप? एचसीएफ। अब ध्यान पूर्वक आप इसका उत्तर देंगे। देखिए कहता है कि यह सवाल डैश के लिए पूछा गया। अब आप ऑप्शन समझ के पढ़ेंगे और उत्तर अच्छे से करेंगे। पहला ऑप्शन एचसीएफ तथा एलसीएम पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने के लिए। नंबर 2 गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट तो सेम हो गया। देखिए एलसीएम को ही हम गुणज बोलते हैं, एचसीएफ को ही गुणक बोलते हैं, तो ये दोनों तो सेम हो गया। तो आपका 1 और 2 में कोई उत्तर नहीं होगा, दोनों सेम है। अगर किसी एक को उत्तर माने तो सेकंड उत्तर भी हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन कट गया। तीसरा दोस्तों क्या कहता है, एचसीएफ ज्ञात करने के कौशल की जांच। अरे भाई एचसीएफ को जांच करने के कौशल की ज्ञात, अब इसको ध्यान दीजिएगा। अगला दोस्तों क्या है, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने। सोच के देखिए कि अगर ये सवाल दिया गया है, अगर सवाल को रखा गया है आपके सामने 5वां में, तो इसका मतलब ये दोस्तों कि इसमें आपको क्या करना है कि एचसीएफ ज्ञात करने के कौशल की जांच नहीं करना है, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना। क्योंकि देखिए एलसीएम एचसीएफ हम लोग क्लास 4 में ही सिखा लेते हैं बच्चों को, तो जब 5वां में पहुंचता है तो हम लोग ये जांच करते हैं कि भाई किताब जो बना रहे हैं हम लोग 5वां क्लास का, उसमें अगर हम एचसीएफ दे रहे हैं तो जो 4था क्लास का बच्चा जो पास करके आया है 5वां में, क्या वो इस सवाल को बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? तो ये जांच करने का रखते हुए हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 की सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए ऑप्शन 4 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब देखिए जिसका इंतजार था वो आपके सामने आ गया, एनसीएफ 2005। ये भाई आपको हर बार मिल रहा है, हर सेशन में मिल रहा है। ये 4था सेशन चल रहा है हम लोग का और इस बार भी आपको एनसीएफ क्वेश्चन देखने मिल रहा है। दोस्तों क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, अब देखिए क्या कह रहा है, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। पढ़ाए हुए हैं, याद आ रहा होगा आप लोग को। कहता है स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास, यानी जिससे लाभ हो उस क्षमताओं का विकास करना चाहिए। कब? स्कूली गणित का ये मतलब है, ये उसका लक्ष्य है। यहाँ कहता है कि यहाँ गणितीकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। गणितीकरण आपको हम समझाए हुए हैं, बढ़िया से याद करिए और ऑप्शन को पढ़ते हुए उत्तर मारिए। पहला ऑप्शन, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने।
अगला दोस्तों क्या है, वर्गमूल और घनमूल निकालनी, तो कभी नहीं होगा। नंबर 3 कहता है स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का, ई भी नहीं होगा। नंबर 4 दोस्तों क्या है, शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुनूदित करने की, ये भी दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि जो पहला दिया है कि पूर्व धारणाओं, यानी कि यहाँ पे जो पहले से जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं, पहले से जो आप जान रहे हैं, पूर्ण अवधारणाओं है, उसको तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन देना, यानी उसको तार्किक रूप में आपके अंदर जो है उसका विकास करना, यही है गणितीकरण का उद्देश्य। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए उत्तर सही है, वो सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आइए दोस्तों एनसीएफ से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में हमको उम्मीद है कि आप में से कई लोग गलती करेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि गलती ना करें, हमको आप रॉन्ग साबित करिए, हमको ये साबित करके दिखाइए कि आप लोग एनसीएफ को समझ चुके हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 डैश पर बल देती है। ठीक है, आपको पढ़ा चुके हैं, गणितीकरण पे बल देती है, रचनात्मकता पे बल देती है, बालकों को गणितीकरण में करने में जो है इसको हमेशा उस और लेके जाना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, गणित चयनित विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा, यानी कुछ सिलेक्टेड बच्चे को ही मैथ पढ़ाया जाएगा, ये तो एनसीएफ किसी भी हाल में नहीं कहता है। सेकंड नंबर, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। 3 नंबर, शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। नंबर 4, जिन उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यक्रम अलग पाठ्यचर्या अलग होनी चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे जो उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं उसके लिए गणित की पाठ्यचर्या अलग होनी चाहिए। ये भी एनसीएफ कहाँ कहता है, एनसीएफ कहता है कि सब समान है, सबके लिए गणित समान है, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। इस हिसाब से आप बताइए आपका उत्तर पहले क्या था, हम उत्तर बताएंगे, क्योंकि आप लोग जो है कॉपी कर लेंगे। ठीक है, आप में से जिन लोगों का उत्तर 3 है, ध्यान दीजिए, जिनका भी उत्तर इसमें दोस्तों 3 है वो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 वाले सही हैं, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। फिर आप बोलेंगे सर कि आप तो तार्किक क्षमता के बारे में बताए हुए थे, अब इस पॉइंट को ध्यान से पहले पढ़िए। ऑप्शन को कहता है शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यताओं के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। अरे भाई, एनसीएफ कहता है कि पहले आप गणित पढ़ाएंगे तब तो उसके अंदर तार्किक क्षमता का विकास होगा, और तार्किक क्षमता का विकास होगा तब तो आप उसकी परीक्षा लेंगे, कि पहले आप एग्जाम ले लीजिएगा, पहले उसको पढ़ाना होगा, सिखाना होगा, तब तो उसकी एग्जाम होगी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेशन आपके लिए कितना अच्छा रहा, कितना आपके लिए महत्वपूर्ण रहा, आप जरूर कमेंट करेंगे। अपने उत्तर को आप जरूर कमेंट करेंगे कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, और आप लोग सब इसी जोश से पढ़ते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। मैं प्रयास करूँगा कि आपके सीटेट पूरा एग्जाम तक आपके लिए इतना अच्छा से काम करते रहें कि आपको पूरा लाभ मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।